जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज फिर से आपके सामने एक वीडियो और लेके आया हूँ जिसमें हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा मैं, आप पहले उनको देख लेना, तभी आपको आगे अच्छे से समझ आ पाएगा। दोस्तों बता दें, मेरे चैनल पे हम नेट JRF 2022 के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इससे पहले हमने बात की है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। जो जो कुछ उसमें खामियां थी या उसमें एक जो छोटा मोटा अमेंडमेंट करना था 1781 में, वो हुआ। लेकिन फिर भी कुछ एक डिफेक्ट्स थे या उनको दूर करने के लिए क्या हुआ, 1784 में एक और एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इन दो के पश्चात भी इतना कुछ करने के बावजूद भी कंपनी का जो शासन प्रबंध था जब तक ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आ सका, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1784 में एक और एक्ट पास किया जिसे दो नामों से जाना जाता है। इसको एक तो पिट्स इंडिया, पॉपुलरली इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका एक अदर नाम है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक्ट 1784 में किसके द्वारा लाया गया था, विलियम पिट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जब ये एक्ट आया उसमें कुछ ऐसी सी फीचर्स थी, ऐसी सी विशेषताएं थी जिसके द्वारा क्या होता है कि कंपनी के ऊपर टोटली जो है जो कंट्रोल था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो पूरी तरह से जो कंपनी के ऊपर आ गया। या आप ये कहें कि जो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव या कमर्शियल या पॉलिटिकल जितने भी अफेयर्स थे, उन सभी अफेयर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये प्रावधान इस एक्ट के द्वारा किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, एक अदर बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, 6 मेंबर्स की ये बॉडी बनाई गई थी, किसके लिए, इसके जो कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको मैनेज करने के लिए। मतलब पहली बार, ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि पहली बार जो कंपनी के जो पॉलिटिकल और कमर्शियल और कमर्शियल जो अफेयर्स थे, कंपनी के जो फंक्शंस थे, उनको कब बाइफरकेट किया गया या डिस्टिंग्विश किया गया, एक दूसरे से अलग किया गया, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया। जहाँ पे दो बॉडीज़ हमारे सामने आती हैं कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनको मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, इसके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कुछ इसमें था। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है इसके राजनीतिक कार्यों की मैनेजमेंट के लिए। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन के ऊपर जो है सर्वोच्चता दे दी जाती है। इस एक्ट के द्वारा पुनः भारत में दोहरा शासन स्थापित किया गया। इससे पहले हमने कब देखा कि दोहरा शासन भारत में हुआ था, वो 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। उसके बाद जब दीवानी राइट्स कंपनी को दे दिए जाते हैं, कंपनी को रेवेन्यू और सिविल राइट्स जो है दे दिए जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट दे दिए जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से आगे एक डुअल गवर्नमेंट का एक सिस्टम भारत में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो पावर्स थी या जो आप ये कहें कि जो शासन था वो नवाब के हाथों में था, लेकिन सिविल राइट्स एंड दीवानी के अंदर जो सिविल राइट्स और टैक्स कलेक्शन का जो काम था, वो जो अधिकार थे वो कंपनी को दे दिए गए थे। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि वहाँ जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि 1773 के बाद ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 1784 में
जब पिट्स इंडिया एक्ट आता तो यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं हमें सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है इन दो बॉडीज़ के फॉर्म में, ठीक है। ये एक्ट दो और विशेष चीज़ों के लिए महत्व रखता है, जिसमें एक तो ब्रिटिश पोजेशन, मतलब पहली बार इसमें जो कंपनी की टेरिटरी थी जो इंडिया में, जहाँ पे कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया हुआ था, पहली बार उस टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशन का नाम दिया गया। मतलब अब वो टेरिटरी जो है क्या मानी गई, ब्रिटिशर्स का पोसेशन माना गया। मतलब जैसे कि ब्रिटिशर्स का कब्जा हो उस टेरिटरी पे, सबसे पहले इस एक्ट में जो है ऐसा माना गया। दूसरी बात क्या थी, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। तो ये कुछ था विशेष इस एक्ट के बारे में। इसके आगे हम और बात करेंगे जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं, तो ख़ास नहीं है इस लेक्चर में, छोटा सा ये लेक्चर है, आप इसको देखिए और इस चार्ट को आप नोट कीजिए और इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अपनी एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो जो भी नेट की तैयारियां कर रहे हैं या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जनरल स्टडी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएससी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। ये सब आपके लिए यूज़फुल लेक्चर हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ और इस चीज़ के ऊपर काम करूं और कुछ नए नए लेक्चर आपके सामने लेकर आऊं। तो मुझे भी उत्साह मिलेगा अगर आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे बताते हैं कि आपके लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर और दे बैठा हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले 2 लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे विज़िट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, तभी आपको ये सीक्वेंस वाइज समझ आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जैसे ये हमारा सारा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी रूल की, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्राउन रूल की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको डिटेल में ये सब करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे इस पे लेक्चर दिए हैं, या उन्होंने क्या किया होगा कि एक ही लेक्चर में सारा कुछ कंप्लीट करके आपको दे दिया होगा मोटे मोटे तौर पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक डिटेल, एक लेक्चर सीरीज़ बना के इसको पेश करूं, ताकि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जो भी मोटी मोटी चीज़ें इसमें पूछी जाती है एटलीस्ट एग्ज़ाम में, आपको सब उंगलियों पे, टिप पे पता होनी चाहिए, राइट। तो आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बाकी आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से हमेशा ये दुआएं हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए, राइट, क्योंकि अभी से आप तैयारियां करेंगे तो बाद में प्रेशर कम रहेगा। और अपनी रिवीजन करते रहिए, बस इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए आप अपने, जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको एक रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाकी लास्ट में जब ये सारा हमारा हो जाएगा तो मैं उसके बाद एक बहुत जैसे एक मैराथन करूँगा, जिसमें मैं सारा एक बार पुनः डिटेल में आपको रिवीजन करा दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।